नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार जो प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी का जो पिछला टॉपिक देखा था, नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग और उपचार। स्टार्ट कर प्रश्न नंबर 1 से। बीपीएससी के सभी प्रश्न भी इसमें कवर होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विषाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। अपना उपापचयी तंत्र होता है। आरएनए और डीएनए सभी विषाणु में होता है। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, आकोशिकीय तथा विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो कि जीवित परजीवी के अंदर रहकर जन्म करते हैं। जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए भी होता है। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। कब की थी? 1892 में की थी। अगला इनमें से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? प्राप्त प्रतिरक्षा, जन्मजात या सक्रिय या निष्क्रिय, कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? जो जन्मजात प्रतिरक्षा है उसको पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को बीमारी से बचाती है। प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति ऐसी ढाल है जो कि रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से ही रोकती है, यानी फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हिसाब से। मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर की सतह के समकोण पर या एक कोण पर या सतह के समानांतर। आंसर आपका कौन सा होगा? तो आंसर यहाँ पर अधः स्तर के कोण पर बैठती है। क्वेश्चन देखेंगे तो 2023 में आया हुआ है। मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। मादा क्यूलेक्स का जो शरीर है वो बैठने में आधार तल के समानांतर होता है तथा जो सूंड होती है वो 45 डिग्री कोण पर झुकी होती है, जबकि मादा एनाफ्लीज का शरीर जो होता है वो बैठने में आधार तल से 45 डिग्री के कोण पर उठा हुआ होता है तथा उसकी सूंड जो होती है वो शरीर की सीध में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया है। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, इस तरीके से ऑप्शन है। प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है वो है लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट। ये शरीर में उपस्थित सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। लिम्फोसाइट 3 टाइप की होती हैं, टी सेल, बी सेल और एनके सेल। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। टी कोशिकाओं का यूज कैंसर कोशिकाओं को मारने में होता है और एनके कोशिकाएं प्राकृतिक हत्यारे के रूप में होती हैं। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित है? स्कर्वी, थाइमीन, ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विन। सही पूछा गया है। आंसर यहाँ पर मलेरिया क्लोरोक्विन सही हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी, टिटनस में एटीएस। ये समझ रहे हैं, इसके इलाज से संबंधित हैं। जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है तो विटामिन सी इसका एक प्रकार से इलाज के रूप में यूज किया जाता है। जैसे टीबी में बीसीजी का टीका काम आ जाता है। तो कुल मिलाकर के बाकी सभी गलत थे। सही कौन सा था? मलेरिया वाला सही था। मलेरिया जो है उसकी दवा क्लोरोक्विन या कुनैन और पैलोड्रिन आदि से बनाई जाती है। अगला, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत जो है वो की थी? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या वैसे तो एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, परंतु आंसर यहाँ पर आपका एडवर्ड जेनर जो है वो सही होगा। एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सुअरों की सांस नली को संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उपप्रकार है जो मानवों में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। आपसे पूछा गया सही कौन सा है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। आंसर यहाँ पर केवल केवल पहला सही है। तो स्वाइन फ्लू मानव श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाला इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है। सुअरों के श्वास नली को संक्रमित करता है। ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित सुअरों के संपर्क में आते हैं उन्हें स्वाइन फ्लू हो सकता है और ये होता कैसे? H1N1 वायरस से होता है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है जिससे बड़े पैमाने पर संक्रमण की संभावना रहती है। अगला, इनमें से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है या फिर सल्फाडाइजीन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मारने में सहायक है, इसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक रोगाणु रोधी यौगिकों का व्यापक समूह है जिसका यूज कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। पेनिसिलियम, सल्फोनामाइड, क्विलोनोज, क्विनोलोन्स और ऑक्साजोलाइडिनोन्सिसे इत्यादि कृत्रिम एंटीबायोटिक हैं। ये नाम तो पहली बार देखने को मिल रहा है, ज्यादातर पेनिसिलियम देखने को मिलता है। इनका यूज औषधीय रसायन विज्ञान में होता है। एस्पिरिन, जिसे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, एक
सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में यूज की जाती है। ज्वर कम करने के लिए भी शोध निरोधी दवा के रूप में भी यूज की जाती है। पैरासिटामॉल का भी यूज दर्द निवारक और ज्वरनाशक के रूप में होता है। अगला इनमें से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, शैवाल। ये एंथ्रेक्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंसर यहाँ पर जीवाणु जो है वो सही होगा। विषाणु जनित रोग में कौन कौन से आते हैं? रेबीज है, खसरा है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, चेचक है, ये सब आपके आते हैं। जीवाणु में क्षय रोग, एंथ्रेक्स है, प्लेग है, कोड़ है, ये सब आते हैं। शैवाल से लाल किट्टी रोग पादप में होता है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग की अगर बात करें तो पपीते का पंची टाप, केले का लिटिल लीफ रोग इसमें आता है। अगला है मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर इनमें से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? डेंगू, हाथी पांव, मस्तिष्क या पीला बुखार। आंसर यहाँ पर हाथी पांव यानी फाइलेरिया सही हो जाएगा। मादा मच्छर के काटने से हाथी पांव, फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया, जीका आदि बीमारियां होती हैं। हाथी पांव को लिम्फेटिक कहते हैं या फाइलेरिया भी कहा जाता है। इस रोग का कारण क्या होता है? फाइलेरिया बोन क्राफ्टी नामक कीटाणु, जिसका वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा या गामा। आंसर यहाँ पर एक्स किरण सही होगा। आंतों के रोग के निदान में एक्स किरण का यूज किया जाता है। एक्स किरणों की जो खोज है वो विलियम कॉनरेड रॉन्टजन ने की थी। मानव के लिए एक्स किरणें अत्यंत उपयोगी होती हैं। शल्य क्रिया, एक्स की किरण जो चिकित्सा है, व्यवसाय है, जासूसी, इंजीनियरिंग आदि में भी यूज किया जाता है। अल्फा किरण का यूज नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने के लिए किया जाता है। अगला है एस्पिरिन, ये क्या है? प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, सामक, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर एंटीपायरेटिक सही होगा। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशक कृत्रिम औषधि है। यूज किया जाता है बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, गठिया के इलाज के लिए। एस्पिरिन, कोसीन, सल्फा ड्रग, हिप्नोटिक्स आदि औषधियां कृत्रिम या संश्लेषित ढंग से प्राप्त की जाती हैं। जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाली दवाएं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो आविष्कृत पेनिसिलिन है वो प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। अगला इनमें से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनीन है या फिर सल्फागुआइनिडीन या क्लोरेम्फेनिकॉल या एस्पिरिन। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक सटीक हो जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन आपका यहाँ पर एंटीबायोटिक में देखेंगे तो सी वाला भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आंसर आपका इनमें से एक से अधिक जो है वो हो जाए। निम्नलिखित में से किसका यूज लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? कीटाणुनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, मलेरिया रोधी, कौन सा सही होगा? आंसर कीटाणुनाशक सही हो जाएगा। कीटाणुनाशक का जो प्रयोग है वो लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और मलेरिया रोधी का यूज उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस इनमें से किस बीमारी से संबंधित है? MERS या सार्स या दोनों या ना तो पहला ना तो दूसरा। आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन यानी कि दोनों के दोनों सही हो जाएगा। MERS मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोनों के दोनों बीमारी का संबंध कोरोना वायरस से है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस वायरस का एक समूह है जिसके संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, गले और दर्द और बुखार। सार्स बीमारी की शुरुआत दक्षिण चीन में 2002 में हुई थी, जबकि MERS की पहचान 2012 में मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देशों में हुई थी। निमोनिया एक संक्रमण कैसा है? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका फेफड़ों से संबंधित है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया वायरस कवक से होता है। इससे संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, छींक, खांसी आती है। ये संक्रामक रोग है, मुख्यतः बच्चों में होता है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है? चींटी, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई या मकड़ी। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर मक्खी हो जाएगा। संक्रमण रोगों का सबसे आम वाहक घरेलू मक्खी है। मक्खियां अपने पैरों और मुंह पर रोग जनकों को इकट्ठा करती हैं। जब मादाएं विघटित कार्बनिक पदार्थ जैसे मल, कचरा और जानवरों के शवों पर अंडे देती हैं तो घरेलू मक्खियां अपने पैरों पर और अपने शरीर को ढकने वाले बालों पर रोग वहन करती हैं। इन रोगजनक को या छुई हुई सतहों पर स्थानांतरित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का समय लगता है। अगला इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है आपसे कह रहा है? कोकेन है, मार्फिन है, हेरोइन है, पेनिसिलिन है। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका पेनिसिलिन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, जबकि कोकेन, मार्फिन और हेरोइन ये दोनों मनोवैज्ञानिक दवा के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण की कल्पना किसने जो है वो की थी? एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग या न्यूटन या डार्विन। कौन सा सही होगा? आंसर एडवर्ड जेनर जो है वो सही होगा। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज 1796 में की गई थी। इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचारिता नहीं है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस, एड्स या गोनोरिया। कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर हेपेटाइटिस सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, ना कि यौन संचारित। इस बीमारी में यकृत कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, ये इसकी विशेषता है। यकृत में सूजन का कारण पीलिया, बुखार, उल्टी आदि हो सकता है।
हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को मनाया भी जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगला इनमें से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए उष्मा का यूज, रसायन का यूज, प्राकृतिक अभिकर्मक का यूज। तो कीमोथेरेपी यूज किया जाता है रसायन का। कीमोथेरेपी एक औषधीय उपचार है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी में उपचार के लिए रसायन का नस या मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसमें विकिरण का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है थैलेसीमिया, एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को, फेफड़े को, हृदय को, वृक्क को। कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त को। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि रक्त को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन निर्माण कार्य में अनियमितता होने के कारण रोगी व्यक्ति को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। ये रोग आनुवांशिक होने के कारण नई पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकने में सक्षम होता है। म्यूटेशनल एनालिसिस जांच कराकर इसका पता लगाया जा सकता है और चिकित्सीय परामर्श के अनुपालन से इसे बचाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है ट्रॉफिक प्रकार, परिपक्व पुटी, स्पाइरोजाइट या फिर माइन्यूटा प्रकार। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो परिपक्व पुटी आपका सही होगा। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा संक्रमण होने से हल्के या गंभीर दोनों तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पेट दर्द, दस्त, खूनी दस्त ये सब आ सकता है। इसमें ऊतकों के क्षय की वजह से आंत में सूजन की संभावना जो है वो रहती है। यदि ये परजीवी आंत तक पहुंच जाते हैं तो यकृत में विकार उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्वच्छता और टीकाकरण इससे बचाव का सरलतम उपाय है। अगला है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग या प्लेग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करेंगे तो क्षय रोग से संबंधित हो जाएगा। क्षय रोग एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया आमतौर पर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ना, ये आपका क्षय रोग होता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है क्योंकि प्रभावित अंगों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। इस बीमारी की 2011 में एकमात्र उपलब्ध वैक्सीन थी बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ये है बीसीजी की फुल फॉर्म। तो ये है इसकी वैक्सीन जो कि बचपन में रोग पर प्रभावी और फेफड़ों को टीबी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। विलिसन क्षय रोग की नवीनतम दवा है। अगला है, हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? कोबाल्ट 60 है या फिर आयोडीन 131 है या फिर आयरन 59 है या गोल्ड 198 है? आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन 131। तो हाइपरथायरायडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है आयोडीन 131। जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगती है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग मात्रा में अधिक करने लगता है। इसी को कहते हैं हाइपरथायरायडिज्म। इस बीमारी या बीमारी किसी भी आयु में हो सकती है। महिलाओं में पुरुषों के अनुपात में बीमारी 5 से 8 गुना अधिक देखने को मिलती है। इस बीमारी के लक्षण में घबराहट, चिड़चिड़ापन, पसीने में वृद्धि, हाथ कांपना, चिंता, नींद न आना, मांसपेशियों में दर्द, ये सारी चीजें आपकी देखने को मिलती हैं। साथ ही जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे पहुंचते रहें, और लाइक जरूर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट 400 का है, वो आपको जैसे ही कंप्लीट होंगे तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको हम भेज देंगे, तो कोशिश कीजिए जल्दी से लाइक कंप्लीट करने का। अगला 26 नंबर प्रश्न, सिस्टिटिस एक संक्रमण इनमें से किससे संबंधित होता है? मूत्राशय, लिवर, फेफड़ा या किडनी? आंसर यहाँ पर मूत्राशय सही होगा। सिस्टिटिस संक्रमण संक्रमण जो है वो मूत्राशय से संबंधित होता है, और सिस्टिटिस संक्रमण से संक्रामित मूत्राशय में सूजन, लालिमा, जलन होने लगती है। ये संक्रमण जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। मूत्र पथ संक्रमण, यूटीआई भी इसको कहा जाता है। साथ ही कुछ दवाओं के रिएक्शन के रूप में रेडिएशन थेरेपी, फेमिनिजाइन हाइजीन स्प्रे, लंबे समय से कैथेटर का इस्तेमाल करना, इस सभी से ये संक्रमण के थ्रू ये वायरस आपका ये हो सकता है। उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं और अन्य चिकित्सीय परामर्श का पालन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया एक संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में से किससे जो है ये फैलता है? जल, वायु, मिट्टी या फिर त्वचा? आपने देखा होगा टीआरई 1 2 3 या कोई भी, तो उसमें क्वेश्चन आपको ज्यादातर रोगों से एक ना एक क्वेश्चन तो हर हाल में देखने को मिलेगा। जैसे टीआरई 3 में भी आया था और ऐसे ही आपको टीआरई 3 के री एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आंसर यहाँ पर जल आपका सही हो जाएगा। पीलिया एक घातक रोग है, जल के द्वारा फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस भी इसी को कहते हैं, पीलिया को। और बुखार रहना, भूख ना लगना, जी मिचलाना, सिर दर्द, आंख और नाखून का पीला होना, पेशाब पीली होना, कमजोरी, थकान महसूस करना, ये सब लक्षण है इसके। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्ताल्पता होता है, स्कर्वी होता है, हड्डियों में दुर्बलता होती है, त्वचा के रोग होते हैं। कौन सा सही होगा? तो लोहे की कमी से रक्ताल्पता होता है। रक्ताल्पता का मतलब क्या होता है? मतलब रक्त की कमी। ये रहा लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला एक पदार्थ रुधिर वर्ण का यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन होता है। शरीर में लौह की कमी की अगर शरीर में लौह की मात्रा की बात करें तो 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, शरीर के जोड़, आंत, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आंत जो है वो सही होगा। आंत ज्वर जो है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। आंत ज्वर टाइफाइड को एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनसे रोका जाता है। सामान्यतः आंत ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों को लगातार 103 से 104 डिग्री फॉरेनहाइट तक बुखार भी रहता है। साथ ही कमजोरी, पेट में दर्द, सिर दर्द ये सब लक्षण भी देखने को मिलते हैं। आंत ज्वर में लंबे समय से आंतों में बुखार रहता है। अगर समय से उपचार ना हो तो आंतों में छेद होने की संभावना भी रहती है। दूषित पानी से होने वाली संक्रामक भी एक बीमारी है और इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। अगला है बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? खसरा, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर यक्ष्मा जो है वो सही होगा। बीसीजी टीका आमतौर पर बच्चों को टीबी यक्ष्मा क्षय के प्रसारित रोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। अगला है एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ या जीवाणु या कवक या विषाणु, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो विषाणु से होने वाला है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इससे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता प्रभावित होती है और इस रोग का जो कारक होता है वो एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नामक विषाणु। अगला अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर मस्तिष्क जो है वो सही होगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है जिससे याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दिमाग की कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ाव खुद कोशिकाओं के कमजोर और खत्म होने की वजह से याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा। आंसर की बात करेंगे तो डेंगू आपका सही हो जाएगा। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है जो कि एक डेंगू विषाणु से होने वाली बीमारी है। ये एडीज एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है। इसमें अचानक तेज बुखार आना, अस्थि और हड्डियों में दर्द, जी घबराना, उल्टी आना, शरीर पर खून के चकत्ते, खून की सफेद कोशिकाओं में कमी आ जाती है, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, ये सब आ जाता है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा रोग है जो कि कैंसर नहीं होता है? ल्यूकीमिया है, ग्लूकोमा है, कार्सिनोमा है, सरकोमा है। तो कैंसर क्या नहीं होता है? ग्लूकोमा नहीं होता है। ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है। इसे अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आंख का जो कार्निया है उसके पीछे सिलियरी टिश्यूज होते हैं जिनसे ह्यूमर तरल पदार्थ बनता रहता है और बाहर निकलकर पुतलियों से होता हुआ आंख के भीतरी हिस्से में जाता है जिससे आंखों में नमी बनी रहती है और स्वस्थ रहती है। लेकिन ये प्रक्रिया जब ठीक से काम नहीं करती है तो आंखों पर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे आंखों के सिलियर टिश्यूज भी डैमेज होने लगते हैं। मस्तिष्क को विजुअल सिग्नल भेजने में आंखों के ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और दृष्टि क्षमता कमजोर होने लगती है। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर का एक टाइप भी होता है। कार्सिनोमा उपकला कोशिकाओं में सबसे आम प्रकार का कैंसर है। सरकोमा हड्डी और नरम ऊतक से होने वाला कैंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालमिन और आर्गोकैल्सिफेरॉल। और सामने आपके सभी रोग भी दिए गए हैं। गलत कौन सा है? गलत यहाँ पर टोकोफेरॉल जो कि बेरी बेरी लिखा है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम है और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग होता है, ना कि बेरी बेरी होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति क्षमता कम हो जाती है, जबकि बेरी बेरी की बात करें तो बी1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है। और साइनोकोबालमिन आपसे पूछा गया था टीआरई 3 में, आपको याद होगा। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग। ये नहीं पूछा गया था रोग, ये पूछा गया था रासायनिक नाम को लेकर के। और आर्गो कैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हो जाता है। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण किसके हैं? संक्रामक रोगों के हैं, वायुजन्य रोगों के हैं, जल जन्य रोगों के हैं, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर सी, जल जन्य रोगों के सही होगा। आंत ज्वर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है। दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों को खाने से होता है। हैजा की बात करें तो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है जो कि जल, खाद्य पदार्थ और मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। टाइफाइड और कॉलरा जल जनित बीमारी है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। अगला है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। एंसेफ्लाइटिस या एड्स या कैंसर या क्षय रोग, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर क्षय रोग जो है वो सही होगा। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है और प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीयों की इसमें मौत होती है, परंतु वर्तमान में सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से निर्मित टीके और दवाओं से इनकी संख्या में कमी आई। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। पहला आंसर सही होगा, परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया के संदर्भ में गलत कथन पूछा गया था, तो परोपजीवी कीट द्वारा नहीं होता है। मलेरिया एक परजीवी रोगाणु से होता है ना, तो परोपजीवी आपका गलत हो जाएगा, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये रोगाणु एनाफ्लीज जाति के मादा मच्छर में होता है जिसके काटने पर ये रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
मलेरिया के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पसीना, सिरदर्द, थकान, जी मिचलाना, ये सब आता है। ये बीमारी दलदली क्षेत्रों में अधिक फैलती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, सफेद मच्छर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पैरासाइट वाले मच्छर। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी प्रोटोजोआ है इससे होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफेज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे वो अपने डंक के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है। और इस रोग में ठंडक के साथ बुखार आता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस रोग में उपचार से कुनैन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषधियां भी यूज में लाई जाती हैं। अगला है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। आंसर यहाँ पर 1 साल सही हो जाएगा। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है सबसे ज्यादा, तो यही क्वेश्चन बनता है। इस रोग के प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए पोलियो निरोगी वैक्सीन दिया जाता है। सबसे पहले जोनास सॉल्क ने 1952 में पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। एल्बर्ट साबिन ने 1962 में मुंह से आने वाले पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षण को और आसान बना दिया था। पोलियो वैक्सीन 2 माह से लेकर 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे को पिलाई जाती है। अगला वायरस द्वारा होने वाला रोग, टाइफाइड, कॉलेरा, सामान्य जुकाम, टिटनेस। आंसर यहाँ पर आपका सामान्य जुकाम सही हो जाएगा। टिटनेस की बात करें तो बैक्टीरिया, टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, कॉलेरा की बात करें तो बैक्टीरिया, सामान्य जुकाम की बात करें तो वायरस। ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। अगला है, गलसुआ नामक बीमारी इनमें से किसके द्वारा होती है? फफूंद, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर की बात करेंगे तो विषाणु से होता है गलसुआ। रेबीज की बात करें तो जीवाणु जनित रोग टिटनेस है, ये विषाणु जनित रोग है। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि जीवाणु जनित रोग में रेबीज आएगा, खसरा आएगा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक और छोटी माता। जीवाणु जनित रोग में याद रखिए टिटनेस, गोनोरिया, निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, हैजा, कोढ़ और सिफिलिस। इसमें हैजा बहुत पूछा जाता है, टाइफाइड बहुत पूछा जाता है, क्षय रोग वैसे तो पूछा कोई भी जा सकता है, कुछ है जो ज्यादा रिपीट होते हैं। तो गलसुआ किससे होता है? विषाणुओं से होता है। अगला, इनमें से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? नहीं लिखा है, एड्स है या फिर आपका खसरा है, डिप्थीरिया है, इन्फ्लुएंजा है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर डिप्थीरिया जो है वो सही होगा। डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनेस आदि जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जबकि एड्स, खसरा, रुबेला, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भवन काल क्या होता है? 42 से 56, 30 से 180, 15 से 20, 1 सप्ताह। आंसर यहाँ पर आपका 30 से 180 दिन यहाँ पर सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस विषाणु जनित यकृत रोग है। इसमें रक्त में जो वर्णक है वो अधिक मात्रा में चला जाता है, पित्त। ये वायरस रक्त द्वारा असुरक्षित यौन संबंध, दूसरों के लिए उपयोग की गई सुई, संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु, किसी भी कारण से हो सकता है। उद्भवन काल 30 से 180 दिन होता है। अगला है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी संक्रामक अवस्था क्या है? तो ट्रॉफिक प्रकार, परिपक्व पुटी, स्पायरोजाइट, माई न्यूटा प्रकार। आंसर परिपक्व पुटी सही हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था को कहते हैं। संक्रमण इसका दूषित पानी या पानी द्वारा होता है। इसके संक्रमण से होने वाले रोग को अमीबिक पेचिस के रूप में जाना जाता है। रोग के सामान्य लक्षण पेट दर्द, दस्त या खूनी दस्त हो सकते हैं। अगला है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या वसा। आंसर यहाँ पर वसा सही हो जाएगा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। इसका आम कारण क्या है? दिल में खून का प्रवाह करने वाली धमनियों में वसा जमा हो जाती है, जिसके चलते दिल की धमनियां सक्रिय हो जाती हैं, हृदय में खून का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, क्लोरोक्विन है, पेनिसिलिन है। आंसर यहाँ पर पेनिसिलिन सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है, उनके विकास को रोकता है। यूज इसका कवक प्रोटोजोआ जीवाणु के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है, खोज इसकी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पैरासीटामोल, एस्पिरिन दर्द निवारक है, जबकि क्लोरोक्विन का यूज मलेरिया बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका यूज नहीं होता है वो पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरण, रेडियो तरंग या गामा किरण। आंसर यहाँ पर आपका एक्स किरण यहाँ पर सही हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है एमआरआई की? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित इमेजिंग तकनीक है। यूज किया जाता है रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र, ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। एमआरआई में एक्सरे तथा आयनिक विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं। अगला है, भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? फाउल पॉक्स, टिक बुखार, रानीखेत, कोराइजा। आंसर यहाँ पर रानीखेत जो है वो सही होगा। रानीखेत विषाणु में होने वाला रोग है जो भारत में मुर्गी पालन के अंतर्गत पाली जाने वाली मुर्गियों को होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी इनमें से किसकी निगरानी के लिए यूज होता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। आंसर यहाँ पर मस्तिष्क जो है वो सही हो जाएगा। ईईजी की बात करेंगे तो इसका यूज मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी का यूज
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हृदय की गतिविधि के लिए किया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हेपेटिक पैनल के रूप में जाना जाता है, रक्त परीक्षण का समूह है जो रोगी के लीवर की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हेमोलिसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस। आंसर यहाँ पर आपका डायलिसिस जो है वो सही होगा। रक्त में पोषक तत्व और अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं, इन्हें विशेष प्रकार से छानकर अलग किया जाता है। इस क्रिया में वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य है, उपयोगी पदार्थ को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। महाधमनी की शाखाओं से रक्त वृक्कों में पहुंचता है। कोशिका की भित्ति से रक्त छनता है। अभिवाही धमनी रक्त में विषैले उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन यौगिक आदि होते हैं। छने हुए रक्त में ग्लूकोज, लवण और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। इस क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। पोलियोमाइलाइटिस रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर पैरालिसिस के लक्षण जो है वो पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो चार ऑप्शन में से आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सीटोसिन सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, एंटीबायोटिक नहीं होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। गर्भाशय की अरेखित पेशिकाओं में संकुचन पैदा करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, बच्चे के जन्म में सहायक होता है, स्तन से दुग्ध स्राव में सहायक होता है। और बाकी जो ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक के रूप में यूज किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे टीचिंग वाले पोर्शन से क्या क्वेश्चन है। तो चेचक का टीका कहाँ से बनता है? पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से, भेड़ों से या जमीन से? तो चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। अत्यंत खतरनाक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु वेरियोला के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी के शरीर में पीड़ा होती है, लाल दाने निकल आते हैं। बचाव के लिए रोगी को चेचक का टीका लगवाना चाहिए। चेचक का टीका वैक्सीनिया नामक वायरस से बनाया जाता है। चेचक के समान एक विषाणु भी है। इस टीके की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसी से संबंधित जो क्वेश्चन अलग अलग बीपीएससी प्री या टीचर में है। जैसे पहला 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक, ये चैप्टर ये मानव रोग और उपचार, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा करके, शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर या सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करा करके। सी आंसर हो जाएगा, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके वेक्टर टीके को जो है वो रखा जाता है, जिससे वह शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का यूज करता है। इसी को कहते हैं वेक्टर, जो कि बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ये भी क्वेश्चन 69 बीपीएससी प्री में आया हुआ है। तो कैसे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। पहला, जीवित छीड़ सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश कराकर। तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं, याद रखिएगा। और कोविड-19 टीका हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की भी आपूर्ति बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस को कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने, उसे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोविड-19 का कारण बनते हैं। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा गया है। तो एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्पनिया या एनोस्मिया, इस तरीके से ऑप्शन है, सही पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो सी यहाँ पर सही होगा, यानी तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, डिस्पनिया सांस की तकलीफ से संबंधित होता है। चौथा एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित होता है। तो ये दोनों सही है। बाकी जो ऑप्शन गलत है उनमें एनोरेक्सिया खाने के विकार को लेकर के, इंसोम्निया नींद संबंधी विकार है, डिस्पनिया सांस की तकलीफ है और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। हानि का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सूंघने की क्षमता चली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं और नीचे कथन पूछा गया सही कौन सा है, ये भी बीपीएससी प्री में आया हुआ है। तो कथन क्या है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कथन दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, सही कथन ही पूछा गया था और वही चीज यहाँ पर समझाई भी गई है। माध्यम की बात मेन की गई है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को एनसीसी कहा जाता है, न्यूरोसिस्ट कोर्सेस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक ये
संक्रमण है ये पार्क टेम्बोटेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन विशेष रूप से सुअरों का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित होता है। इटाई टाई रोग ये हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, क्वेश्चन प्राइमरी में आया हुआ है। तो पारा लोहा कैडमियम कौन सा सही होगा? इटाई टाई रोग आपका कैडमियम से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। औद्योगिकीकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम से रोग उत्पन्न होता है। इटाई टाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा भी पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है, वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर भी ये विषाक्त प्रभाव डालता है। तो सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में होता है, दिन में और रात्रि दोनों में होता है, दिन में अथवा रात्रि में होता है या केवल दिन में होता है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।